हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है। और आज हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस की, केमिस्ट्री से। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज। एटम के केंद्र में धनावेशित भाग को क्या कहा जाता है। इसमें चार ऑप्शन हैं: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन। इसका जो सही आंसर है वो न्यूक्लियस है। आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर ए का जो सही आंसर है वो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता क्या है? ये एटॉमिक जो न्यूक्लियस होता है वो एक डेंस रीजन होता है, एक स्मॉल डेंस रीजन। कोई भी मैटर है उसका सपोज करो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, तो एटम की भी जो बिल्कुल सेंटर का रीजन होगा वहाँ मिलकर बना होता है। ये न्यूट्रॉन से प्लस प्रोटॉन से। आप देख सकते हो ये कोई मैटर है, ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। और यहाँ पे ये न्यूक्लियस दे रखा है, ये न्यूक्लियस से ये मिलकर बना हुआ है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। ओके, तो इसका जो सही आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, न्यूट्रॉन्स, सॉरी न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की अगर बात करें तो 1911 में रदरफोर्ड ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। इसके बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस होता क्या है। तो अगर हम बात करें तो एटम जो होता है, एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस तो इन दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अगर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है बिल्कुल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन। एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है। ऑप्शन हैं: मूल तत्व में तत्वों का मिक्सचर, खनिजों की यौगिक, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप देखोगे तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, क्योंकि नेटिव एलिमेंट होते क्या है? नेटिव एलिमेंट वो होते हैं, नेटिव एलिमेंट की अगर बात करोगे आप, जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। इसका आप बात कर लो, आप गोल्ड की बात करो, गोल्ड है, हाइड्रोजन है, सिल्वर है, ओके, सल्फर है, और भी जैसे ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अगर हम क्लासीफाई करें इसको तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। जैसे आपने देखा होगा मैटर, ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, और ये गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। अगर इसको आप क्लासीफाई करोगे तो यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ये प्योर सब्सटेंस, प्योर पदार्थ, और मिक्सचर। यहाँ पे मिक्सचर जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ये भी अलग अलग तरीके से इनको एलिमेंट्स में और यौगिक में यानी कंपाउंड में आप क्लासीफाई कर सकते हो। ये कंपाउंड हो गया। जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे डिस्कस करा है, यहाँ पे गोल्ड दे रखा है, ये यहाँ पे गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, सल्फर है। जैसे मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, सॉरी ये ओ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। आप हाइड्रोजन की बात करोगे, ये हाइड्रोजन, 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 और ऊपर भी हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन कंपाउंड पे अगर बात करोगे तो कंपाउंड जैसे मीथेन है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जैसे H2 एक कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन, सही, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मीथेन है वो भी कंपाउंड है, क्योंकि दो से ज़्यादा मिलकर बना हुआ CH3, यानी इसमें C एक है और H3 है। आप NaCl देख लो, यानी कि ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनी हुई है। या आप शुगर देख लो, कुछ भी देख लो, एक एटम से ज़्यादा मिलकर जो बना होता है वो कंपाउंड होता है, और जो सेम एटम से मिलकर बना होता है वो एलिमेंट होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हैज़। हीलियम के नाभिक में है केवल एक इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन, उनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। हीलियम के जो आप इसमें देख सकते हैं, हीलियम का ये एटम दे रखा है, न्यूक्लियस दे रखा है। इसमें दो प्रोटॉन हैं, दो न्यूट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर इसके सराउंडिंग में चक्कर लगा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ए नेगेटिव चार्ज। निम्नलिखित में से किस पर ऋणात्मक आवेश होता है।
तो इसमें ऑप्शंस में एक्सरे है, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स। तो मुझे उम्मीद है आपने पहले पढ़ रखा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बीटा पार्टिकल, जिसमें कि नेगेटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज, गामा पार्टिकल्स का नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है, नेगेटिव चार्ज। अगर आप ऐसे बात करोगे इसके बारे में, कि हम आगे देख लेते हैं इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़। ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये बीटा पार्टिकल्स हैं, गामा पार्टिकल्स हैं। इनके सिंबल दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा के। इनका मास दे रखा है 4 mu। ये अब पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो जो अल्फा पार्टिकल्स होता है बहुत कम पेनिट्रेशन पावर होती है, ये इंटरमीडिएट होते हैं यानी इनसे ज़्यादा होती है, और ये हाई बहुत ज़्यादा होती है गामा की। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये पेपर से भी इजीली पास नहीं हो पा रहे हैं। बीटा पार्टिकल्स की बात करो पेपर से पास हो रहे हैं, लेकिन बोर्ड में टोटली पार नहीं हो पा रहे हैं। गामा की बात करें, गामा पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है, ये पेपर हो, वुड हो, और कहीं की लेड में भी हो के अंदर तक जा रहे हैं। नीचे अगर आप देखोगे तो अल्फा पार्टिकल्स पेपर में पास नहीं हो पा रहे हैं इजीली, बीटा पार्टिकल्स पेपर में पास हो रहे हैं, स्किन में पास होकर जा रहे हैं, लेकिन मेटल में पूरी तरीके से पास नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अगर गामा की बात करोगे, गामा पेपर में भी होके पास हो रहे हैं, स्किन में भी होके, मेटल में भी होके, वाटर में भी होके, और इवन कॉन्क्रीट में होके जाते हुए ये लेड में जा रहे हैं। तो गामा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप बात करोगे, हम बीटा पार्टिकल्स के बारे में पूछ रखा है, तो बीटा पार्टिकल्स के बारे में कुछ और देख लेते हैं। बीटा पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल्स, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है तकरीबन, अप्रॉक्स। ओके, बीटा पार्टिकल्स की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये अल्फा पार्टिकल्स से तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं, बीटा पार्टिकल्स के क्या क्या यूज हो सकते हैं। बीटा पार्टिकल्स के जो यूज होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं इसका, जैसे आई और बोन कैंसर में ना बीटा पार्टिकल्स का यूज़ हो जाता है। और अगर आप देखोगे कि कोई डैमेज टिश्यू है या ऑर्गन है, डैमेज टिश्यू है एंड ऑर्गन है, इसकी इमेजिंग के लिए भी बीटा पार्टिकल्स का यूज होता है। या फिर आप देखोगे जो बहुत कम थिकनेस के मटेरियल्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए भी इसका यूज होता है, या स्टेलाइजेशन में भी बीटा पार्टिकल्स का आप यूज़ कर सकते हो। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया है, हम मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, द रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाई विच इंस्ट्रूमेंट। रेडियो धर्मिता किस उपकरण से मापी जाती है। ऑप्शंस में हाइड्रोमीटर है, अमीटर है, सीस्मोमीटर है और गीजर काउंटर है। तो अगर आप देखोगे हाइड्रो मीन्स होता है पानी, तो पहला ऑप्शन तो डिलीट हो जाएगा, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अमीटर इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड होता है, ये भी कट गया। सीस्मोमीटर भूकंप से रिलेटेड होता है, ये भी कट गया। तो एक ही आंसर बचा गीजर काउंटर। ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज लगा रखी है, सॉरी इस पेज पे, और यहाँ पे भी गीजर काउंटर दे रखा है। तो यही होता है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को मापता है। अगर रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था हेनरी बेकरेल ने। ये बताया था उन्होंने 1896 में। इसके चलते इनको 1903 में फिजिक्स में नोबेल मिला। और अगर आप रेडियो एक्टिविटी की बात करोगे तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो भी इन्हीं के नाम पे है, बेकरेल। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कोई भी लिक्विड ले लो, सपोज करो वाटर है, इसमें मैंने मिट्टी मिला दी, ये बीच बीच में मिट्टी डाल दी, कोई सैंड डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। तो अगर आप इसको हीट करोगे, पहले क्या था, पहले जहाँ यही वाटर एकदम शुद्ध था, तो जब हम इस पर फायर इम्पोज कर रहे थे फायर, तो ये कहीं ना कहीं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जा रहा था। पानी जो नेचुरली इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर आप इसमें अशुद्धियाँ मिला दोगे, कोई सैंड मिला दिया, कुछ और मिला दिया, तो हो सकता है इसका टेम्परेचर 110 हो जाए और 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो जैसे जैसे आप अशुद्धियाँ मिलाओगे किसी भी लिक्विड में, तो इसका जो क्वथनांक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। इसका जो पहला
ऑप्शन का जो इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में यहाँ पे कुछ दिखा रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, वाई डज वाटर बॉयल एट अ टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट हाई एल्टीट्यूड्स। ऊंचाइयों पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर पानी क्यों उबलने लगता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि या मान लो आप मनाली गए, शिमला गए, कहीं भी गए माउंटेन्स पे, ये हमारी ज़मीन है और आप ऐसे ऊपर तक गए, यहाँ पे आपने कैंप लगाया और आपने देखा कि यहाँ पे नीचे के कंपेयर में आप ऊपर महसूस करोगे एयर कम होती है, इसके चलते एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऊपर कम होता है, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। उसके चलते क्या होगा, जो नीचे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर उबल रहा होगा वो ऊपर यहाँ पे हो सकता है कि ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही उबल जाए। नीचे से अगर आप फायर इसको दोगे तो कहने का मतलब एक ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसके चलते वहाँ पे वो बॉइलिंग पॉइंट इसका घट जाता है और वो नीचे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ही नीचे वो पानी उबलने लगता है। ओके, मुझे उम्मीद है इसका आंसर वो समझ में आ गया। तो ऑप्शन से अगर देखेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एंड हैज बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर, तो इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नैप्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय विच प्रोसेस। रेत और नैप्थलीन के मिक्सचर को किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन है सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं ये कहीं ना कहीं सेपरेट करते हैं अलग अलग मटेरियल्स को या लिक्विड को। ठीक है, तो सब्लिमेशन इसका सही आंसर हुआ। सब्लिमेशन भी वो प्रोसेस होता है, इसको हम हिंदी में ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ओके, सब्लिमेशन क्या होता है, इसको कुछ एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि मान लो ये कोई सॉलिड है, ये डायरेक्टली इसको अगर हम सब्लिमेशन प्रोसेस से करेंगे, मान लो मैंने गर्म किया तो लिक्विड फेज में ना होकर सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम सबके घरों में आपने देखा होगा कि कपूर को हम जलाते हैं, कैम्फर जो होता है, कैम्फर बोलते हैं इसे, छोटी छोटी गोलियां होती हैं वाइट कलर की। अगर इसको सॉलिड फॉर्म से आप इसको सब्लिमेशन प्रोसेस से ले जाओगे तो ये सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। या आप देखोगे आयोडीन जो ठोस होता है उसको आप कन्वर्ट करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी सब्लिमेशन से होगा। या ड्राई आइस क्या होती है, ड्राई CO2 होता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी सब्लिमेशन से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है। या आपने घरों में देखा हुआ कि रूम फ्रेशनर होते हैं जो एडोनिल की अलग अलग आती हैं, वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो लिक्विड फेज से होकर नहीं गुजरती हैं, इसको ही सब्लिमेशन बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं डिस्टिलेशन क्या होता है। इस ऑप्शन में डिस्टिलेशन दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन अगर हम पढ़ी रहे हैं थोड़ा सा सही तरीके से पढ़ लेते हैं। ये लिक्विड है, इसको वेपराइजेशन से हमने इसको पहले वेपर बना दिया मान लो, ठीक है। अब वेपर को क्या करेंगे, वेपर बन गया तो उसको हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं प्रोसेस को। इस प्रोसेस से ये वेपर फिर लिक्विड बन जाता है और जो उसकी अशुद्धियाँ होती हैं वो एकदम ख़त्म हो जाती हैं, तो यही डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा डिस्टिलेशन क्या होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले देख लें, क्रोमेटोग्राफी भी होती है। क्रोमेटोग्राफी भी यही होती है, किसी भी दो लिक्विड को सेपरेट करती है। देखा होगा आपने कि जैसे हीलियम है, हीलियम को ना आप रॉकेट फ्यूल की तरह यूज करते हो, तो हीलियम तो एक गैस है, या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक गैस है, इसको हम बहुत ही कम टेम्परेचर पर ले जाके लिक्विड बना सकते हैं। तो यही एक ये दूसरा प्रोसेस होता है, लेकिन इसको आप कम उस पर ले जाके टेम्परेचर पर इसको लिक्विड बना सकते। तो इसमें कुछ सब्लिमेशन के बारे में हिंदी और इंग्लिश में दे रखा है, आप इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द एलिमेंट फाउंड मैक्सिमम इन द सोइल लेयर ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी की मृदा परत में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना सारा दे रखा है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है और बाकी सब है। तो अगर सबसे ज़्यादा एलिमेंट की बात करी जाएगी तो वो ऑक्सीजन है, वो एक्सपायरी, ये है 46.6। फ्रेंड्स, हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आज केमिस्ट्री के, अब जो भी हमारे और भी वीडियोज आई हैं उसमें कहीं ना कहीं UP PCS, UPSC, BPSC, हरियाणा PCS,
या अलग अलग एग्जाम्स के ही क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, या तो रिसेंट एग्जाम में या पहले कभी आए हुए हैं या आ सकते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा आप। अगर आप एलिमेंट की बात करोगे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, लेकिन अगर आप मेटल की बात करोगे, क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेटल है वो है एल्यूमिनियम, नंबर 1 पे, जो कि 8.1% है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। उसके बाद आयरन है, जो अर्थ क्लियर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो दूसरे नंबर पर आता है। आयरन है 5%। सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो बेशक ऑक्सीजन है, लेकिन अगर मेटल की बात करोगे तो मेटल में एल्यूमिनियम सबसे नंबर पे आएगा, एक नंबर 1 पे आएगा, और आयरन नंबर 2 पे आएगा। और अगर सिलिकॉन की बात करोगे तो सिलिकॉन भी अच्छी खासी मात्रा में होता है। सिलिकॉन जो होता है ये 27.7% होता है, 72%। ये मेटलॉइड होता है सिलिकॉन। तो एलिमेंट सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन। अगर मेटल की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा है एल्यूमिनियम, दूसरे नंबर पर आयरन है, और ये मेटलॉइड होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल की दोनों की खासियत होती है। जो सिलिकॉन है वो 27.72% है। बाकी कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के बारे में भी दिख रखा है आपको परसेंटेज वाइज, आप उसको देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपके प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज़ आइसोटॉप। आइसोटॉप क्या होते हैं? आइसोटॉप, आइसोवार, आइसोटोन, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी आइसोटॉप के बारे में बात करते हैं। आइसोटॉप ये एटॉमिक नंबर होता है, इसके बेस में ऊपर मास नंबर होता है। ये किसी भी तत्व का, एलिमेंट का सिंबल है। ओके, तो जैसे आपको यहाँ दे रखा है, ये हाइड्रोजन की आइसोटॉप है, ये 3, ठीक है। ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। ये एटॉमिक नंबर 1 है इसका, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हुए, यहाँ पे 3 हो गए। ट्रीटियम है, ड्यूट्रियम है, जिसको हम इसमें यूज़ करते हैं, एटॉमिक रिएक्टर में यूज़ करते हैं। भारी जल इसको बोलते हैं, हैवी वाटर बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन के हो गए आइसोटॉप। अगर हम हीलियम की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर सबका सेम है, 2 2 2 2 2 2, लेकिन 3 4 5 6 ये इसके मास नंबर चेंज हो रहे हैं, तो यही आइसोटॉप होते हैं। तो आइसोटॉप का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर पी। अब आइसोटॉप्स के बारे में कुछ आगे भी क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करेंगे और भी ज़्यादा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस आर्टिफिशियली। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसको आर्टिफिशियली बनाया गया था? तो उसमें ऑप्शन है टेक्नीशियम, प्लूटोनियम, फ्रेंशियम, नेपच्यूनियम। ये सारे के सारे अगर आप ऑप्शन देखो तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे ये सिल्वरी ग्रे टाइप का कलर होता है टेक्नीशियम का, और टेक्नीशियम के बहुत सारे यूजेस होते हैं। ओके, ये आर्टिफिशियली सबसे पहले प्रोड्यूस एलिमेंट है। और अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की अगर बात करोगे तो ये लाइटेस्ट होता है, सबसे हल्का होता है। अगर आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात करोगे तो उन सब में ये सबसे हल्का होता है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम के और भी कुछ यूजेस होते हैं, जैसे कि आप इसको मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज कर सकते हो, और उससे भी ये मेडिकल में यूज हो सकता है, मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो, इसके बारे में कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है ये फोटो इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर बैटरी बनाने के काम आता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर बैटरीज। ओके, और इसको ये कोरोजन की प्रोटेक्शन में भी काम आता है। स्टील की जो स्टील पे हम कोटेड कर देते हैं इसके लेयर्स को, जिससे स्टील को कोरोजन से बचा सकता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉप फाइंड्स एप्लीकेशन क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स में कौन सा ये आइसोटॉप यूज होता है? इसमें ऑप्शन है आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, रेडोन 222, हीलियम 3। तो क्रायोजेनिक्स होती क्या है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। क्रायोजेनिक्स में सबसे पहले क्या होता है, कोई भी जो गैस होती है इसको बहुत ज़्यादा नीचे टेम्परेचर ले जाके, हो सकता है कि ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दें, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दें, या 150 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दें। इसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, गैस को बहुत कम टेम्परेचर पर ले जाके। इस स्टडी को ही क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। क्रायोजेनिक्स की डेफिनेशन ही कुछ ये है, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में, जैसे आपने देखा होगा कि आप हाइड्रोजन होता है,
हाइड्रोजन गैस को बहुत ज़्यादा नीचे टेम्परेचर पर ले जाके -डिग्री सेंटीग्रेड करके इसको लिक्विड बनाया जाता है, और लिक्विड फ्यूल की तरह इसको यूज़ करते हैं वो अलग अलग, जैसे चाहे रॉकेट इंजन में हीलियम का यूज़ कर लो, हाइड्रोजन का यूज़ कर लो, और अलग अलग तरीके के क्रायोजेनिक्स होते हैं प्रोसेस, उससे हम उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करोगे पर्टिकुलरली, तो इस क्वेश्चन का जो पर्टिकुलरली जो आंसर हुआ वो है हीलियम-3, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। हीलियम-3 अर्थ की सरफेस पे बहुत कम पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये होता क्या है कि हीलियम-3 से बहुत बड़े लेवल पे एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा मून पे पाया जाता है हीलियम-3। हीलियम-3 की बात करोगे मून की सरफेस पर, और ये क्या होता है अभी बात कर लेते हैं। ये 10 लाख मीट्रिक टन, 10 से 11 लाख मीट्रिक टन ये मून की सरफेस पे पाया जाता है। आपको पता होगा कि हमारा मून पे जाने का प्लान बहुत टाइम से चल रहा है। 1969 में तो अमेरिका ने, यूएसए ने नासा से नील आर्मस्ट्रांग को वहाँ पर उतार दिया था। तो ये लोग क्यों जा रहा है, आपने कभी सोचा है? इसरो क्यों जा रहा है, जाप्सा क्यों जा रहा है मून पे? क्या मिलता है इनको इतना पैसा खर्च करके? या यूरोपियन यूनियन है या चाइना की जो एजेंसी है, ये मून पे जाके करती क्या है? ये इसी टाइप के जो बहुत ही एक्सपेंसिव जो मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, उनकी खोज में वहाँ पे जाते हैं। और मून की सरफेस पे इतना ज़्यादा हीलियम-3 है कि आप बिलीव करो, अगर 10 मैं अगर बात करूँ हीलियम-3 हीलियम-3 अगर मैं 10 से 15 ग्राम सिर्फ इसका ले लूँ, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इंडिया, पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट इंडिया की 1 ईयर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। इतनी ज़्यादा इसके अंदर क्षमता होती है। अगर 10 लाख से 11 लाख मीट्रिक टन है, उसमें से अगर 20 से अगर 25% भी अगर हम अर्थ पे ले आए, वो यूएसए हो, इंडिया हो, जापान हो, चाइना हो, जो भी हो, वो कम से कम 400 से 500 साल तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहेगा। इतनी क्षमता है उसके अंदर। इसीलिए हम रोज़ तीसरे दिन आप देखते हो 3,000 करोड़ रुपए चंद्रयान-3 में लगे। चंद्रयान-4 के लिए प्लानिंग चल रही है। यूएसए ने 1969 में ही भेज दिया था, या रशिया भी उस पर काम कर रहा था। फ्रांस, चाइना चांद पे जा रहा है। इस सब का पीछे रीज़न है कहीं ना कहीं वहाँ से मेटल्स लाना, ओर्स लाना और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। और भी हम हीलियम-3 का यूज़ कर सकते हैं। हीलियम-3 को और यूजेस कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा एमआरआई कराने जाते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसका कारण होता है हीलियम-3 का वो लोग यूज़ करते हैं, हीलियम-3 के आइसोटोप का यूज़ करते हैं वो लोग, सॉरी वो वर्ड नहीं, हीलियम-3 का यूज़ करते हैं। और आप इसको रॉकेट जो जाते हैं ऊपर मिशन पे, उसके लिए भी आप इसको फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ हीलियम-3 का ये भी होता है, ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम करता है, रेडियोएक्टिव फ्यूजन में यूज़ होता है, बहुत कम इसका पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप फाइंड्स एप्लीकेशन इन मेडिकल इमेजिंग एंड ट्रीटमेंट? तो मेडिकल इमेजिंग और ट्रीटमेंट में कौन सा आइसोटोप यूज होता है? इसमें वही ऑप्शन है, आयोडीन-131, कोबाल्ट-60, रेडोन-222 एंड हीलियम-3। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन-131। आयोडीन-131 को हम मेडिकल इमेजिंग में यूज़ कर सकते हैं और डायग्नोस करने के लिए। तो आपने सुना होगा कि आयोडीन की कमी से ना थायराइड हो जाता है, ज़्यादातर बोलते हैं। तो आयोडीन 131 का जो आइसोटोप है वो थायराइड कैंसर के लिए यूज होता है, या थायराइड में थेरेपी होती है उसके लिए यूज होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब हम यहाँ पे आपको आयोडीन के बारे में दिखा रखा है, ये 53 इसका एटॉमिक नंबर है। हम आगे चलते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप फाइंड्स एप्लीकेशन इन कैंसर ट्रीटमेंट? निम्नलिखित में से किस आइसोटोप का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में क्या क्या यूज़ क्यों होता है? बेसिकली होता तो रेडॉन भी है कुछ मात्रा में, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोबाल्ट-60। कोबाल्ट-60 जो होता है ये आइसोटोप होता है, जनरली नेचुरली नहीं पाया जाता है, ये सिंथेटिकली बनाया जाता है कोबाल्ट-60। और आप देख सकते हो यहाँ पे कोबाल्ट कुछ इस तरीके से इसका इमेज दिखा रखा है। कोबाल्ट के बारे में बोला जाता है कि कोबाल्ट पहले, चाहे वो ग्रीक सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटेशियन सॉरी इराक थी, मेसोपोटेम जो सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया
सिविलाइजेशन थी उसमें इसका यूज़ करते थे डेकोरेशन के लिए। लेकिन अगर अभी आप आइसोटोप की बात करो, कोबाल्ट 60 का यूज़ कैंसर सेल्स को मारने के लिए यूज होता है, कैंसर सेल्स को मारने के लिए यूज होता है। ट्यूमर जो होते हैं, ट्यूमर हो जाता है, उनको ख़त्म करने के लिए कोबाल्ट 60 का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 50 क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद आज के लास्ट क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप फाइंड्स एप्लीकेशन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। इसके अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, रेडन 131, कोबाल्ट 60, रेडन 222 और हीलियम 3। तो मुझे उम्मीद है ऑप्शन से हम सारा यूज़ कर चुके हैं, लेकिन इसका एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, रेडन 222। रेडन के बारे में पहले देख लेते हैं, रेडन होती क्या है। रेडन एक इनर्ट गैस है, रेडन एक इनर्ट गैस है। सबसे पहले तो आप ये जान लो, जैसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है ना? सबसे हल्की। रेडन सबसे भारी गैस है, एक बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस है। रेडन सबसे भारी गैस है। अगर आप देखोगे तो ये इन्वायरमेंट में नेचुरली नहीं मिलती है। ये जो रेडन है ये अर्थ के इंटीरियर में पाई जाती है, अर्थ के इंटीरियर में पाई जाती है। ओके, अर्थक्वेक्स जो होते हैं, अर्थक्वेक के आने से पहले या अर्थक्वेक के टाइम में बहुत बड़ी मात्रा में ये ज़मीन से रिलीज होती है रेडन गैस, जो कि बहुत खतरनाक होती है। इससे लंग कैंसर बहुत बड़े लेवल का होता है। नेपाल में 2014 और 15 में अगर आपको याद होगा, जो बहुत ही डिवास्टेटिंग एक अर्थक्वेक आया था, उसमें रेडन बहुत बड़े लेवल पे उत्सर्जित हुई थी ज़मीन से, सॉइल से। या आप चित्र देख सकते हो, ये सॉइल है, ये ऐसे करके उत्सर्जित हो रही है रेडन। तो रेडन के बारे में तो ये भी बोला जाता है कि हमारे घरों में भी रेडन पाई जाती है। आपने देखा होगा कि घर में ज़मीनों में क्रैक्स हो जाते हैं, तो वहाँ से ये उत्सर्जित होती है। ये कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, पता नहीं चलता कैसे कलर की है। और ऑर्डरलेस होती है, यानी इसकी कोई सुगंध भी नहीं होती, तो पता नहीं चलता। तो घरों में भी रेडन गैस निकलती है। ये कई बार आप बिलीव करो यूपीएससी में प्रश्न अलग तरीके से पूछा गया है, यूपीएससी में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, हरियाणा में पूछा जा सकता है अलग अलग तरीके से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नेचुरली नहीं मिलता है रेडन 3। और इसको किस किस तरीके से इसके आइसोटॉप्स को यूज़ कर सकते हैं, इसके जो आइसोटॉप्स हैं उनको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो हमने पढ़ ही लिया। इसको इंडोर एयर क्वालिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसी इंडोर क्वालिटी है, तो एनवायरनमेंट में ये नहीं पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गैस होती है, इससे लंग कैंसर होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का जो लेक्चर है वो केमिस्ट्री का वो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये पसंद आ रहे हैं हमारे लेक्चर, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।